नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, खेल, देश, दुनिया और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। सिक्किम और असम के 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का सिक्किम में लोगों ने जमकर स्वागत किया। लोग हाथों में राष्ट्रध्वज लिए हुए केंद्रीय मंत्री का अभिवादन किए। केंद्रीय मंत्री ने इसी सप्ताह जम्मू कश्मीर का भी दौरा किया था। सिक्किम की अपनी यात्रा पर उन्होंने गंगटोक स्थित राजभवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने पूर्वोत्तर के लिए सहकारिता डेयरी सम्मेलन 2022 को संबोधित किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साफ नीति और स्पष्ट नीयत से चलाए जा रहे कार्यक्रमों, योजनाओं की बदौलत पूर्वोत्तर के विकास की बात कही। देश के किसानों को मजबूती देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने 2027 तक 3 लाख पैक्स के गठन का लक्ष्य पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। फिलहाल देश में 65,000 पैक्स सक्रिय हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां कृषि उपजों के निर्यात, भंडारण और खरीद में अहम भूमिका निभाती हैं। गृह मंत्री ने सिक्किम भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक में शिरकत की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री असम के दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने असम को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए समीक्षा बैठक में शिरकत की। शनिवार को वो गुवाहाटी में पार्टी के राज्य कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। बीते 8 साल के दौरान पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवाद में कमी आई है। राज्यों के बीच सीमा विवाद का हल निकाला गया है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, कनेक्टिविटी के साथ साथ रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि साल 2034 तक पूर्वोत्तर के लिए किया जा रहा चौमुखी विकास हर एक क्षेत्र में स्पष्ट दिखाई देगा। ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर कोर्ट अब 11 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा। इस मौके पर परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने आज ज्ञानवापी मामले की अदालत में सुनवाई के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष ने शपथ पत्र में इसे वजू खाना बताया है और वह भी चाहते हैं कि यह साफ हो कि यह फव्वारा है या शिवलिंग है। विष्णु जैन ने कहा कि कोर्ट ने अदालत ने हमारी एएसआई की जांच की बात मान ली है। मुस्लिम पक्ष की बात सुनने के लिए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तारीख तय की है। वाराणसी की जिला अदालत में 4 महिला याचिकाकर्ताओं ने सील किए गए वजू खाने की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की है। गौरतलब है कि कार्बन डेटिंग के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ कब से उस स्थान पर है। इससे पता चलता है कि वो वस्तु कितनी पुरानी है। इसके साथ ही यह भी पता चल सकता है कि वो चीज कभी जीवित थी या नहीं। पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने अकाली दल के पूर्व विधायक और शराब के बड़े कारोबारी दीप मल्होत्रा के फरीदकोट आवास पर दबिश दी। छापेमारी के लिए पहुंची टीम ने दीप मल्होत्रा के सीए के दफ्तर की भी तलाशी ली। फरीदकोट में 2 स्थानों के अलावा लुधियाना और मानसा में भी छापेमारी की गई। दीप मल्होत्रा पंजाब के बड़े शराब कारोबारी के साथ साथ आम आदमी पार्टी सरकार के करीबी माने जाते हैं। ईडी की छापेमारी आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया है। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की दिलचस्पी सिर्फ देश को लूटने में है, क्योंकि अगर कोई घोटाला हुआ है तो एजेंसी जांच करेगी। पंजाब के अलावा दिल्ली और हैदराबाद में कुल 35 ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने छापेमारी की। खबरों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी को दिल्ली के शराब घोटाले के तार आंध्र प्रदेश और पंजाब से भी जुड़ने के संकेत मिले हैं। केजरीवाल सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल ने गौतम बुद्ध दीक्षा कार्यक्रम में 10,000 हिंदुओं को हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलाई। शपथ पर वीडियो आने के बाद बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मामले को तूल पकड़ता देख राजेंद्र पाल गौतम ने अपनी सफाई दी है, लेकिन बीजेपी केजरीवाल के मंत्री पर आक्रामक रुख अपनाते हुए उसे तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची चीन से लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से हो रहे डिसएंगेजमेंट के बारे में उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो कदम जरूरी हैं अभी उस स्थिति तक नहीं पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति सामान्य है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। अरिंदम बागची ने कहा कि कुछ सकारात्मक कदम हुए हैं, लेकिन कुछ कदम अभी शेष हैं। भारत सभी मानवाधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। चीन के झिंजियांग प्रांत में मानवाधिकारों की चिंताओं को नोट किया गया है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पाकिस्तानी जेल में बंद भारतीय मछुआरों की मौतों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारतीय कैदियों की सुरक्षा का मुद्दा इस्लामाबाद में हमारे हवाई कमीशन द्वारा बार बार उठाया गया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान सरकार से अपील की है कि सभी भारतीय कैदियों को तुरंत रिहा करके भारत भेजा जाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पिछले 9 महीने में पाकिस्तान की हिरासत में 6 भारतीय लोगों की मौत हुई है, जिसमें 5 मछुआरे थे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के नए ओपीडी ब्लॉक में ओपीडी पंजीकरण सेवा के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। 90वें वायुसेना दिवस समारोह से पहले आज सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश के सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। हर साल 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल के वायुसेना स्थापना दिवस का मुख्य समारोह चंडीगढ़ में आयोजित होगा। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाने के लिए मोदी सरकार का खास प्लान है, ऐसा उन्होंने कहा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हिमस्खलन हादसे में मृतकों की संख्या 19 तक पहुंच गई है। अभी भी कई लोग लापता हैं। घटनास्थल पर हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल की टीम के साथ साथ आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनआईएम और एनडीआरएफ के साथ बचाव अभियान जारी है। इसके साथ ही रेस्क्यू के लिए 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक उन्नत हेलीकॉप्टर लैंडिंग ग्राउंड तैयार किया गया है। हादसा मंगलवार को उत्तरकाशी के डोकाराड़ी बामक ग्लेशियर क्षेत्र में हुआ। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के पर्वतारोहियों का एक दल 17,000 फुट की ऊंचाई पर द्रौपदी का डांगा द्वितीय चोटी पर हिमस्खलन की चपेट में आ गया। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुजरात के जामनगर तथा मुंबई के एक गोदाम से 120 करोड़ रुपए मूल्य की 60 किलो मादक दवा मेफेड्रॉन जब्त की है। मामले में एयर इंडिया के पूर्व पायलट समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश में 15 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 3 में एक प्लास्टिक ट्रे बनाने वाली फैक्ट्री में शुक्रवार को आग लग गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम सूचना पर पहुंची और आग को काबू में पाया गया। गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल के मेडिकल टीम ने कहा कि सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। विशेषज्ञों की एक व्यापक टीम द्वारा उनका इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में किया जा रहा है। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेदांता हॉस्पिटल जाकर मुलायम सिंह यादव की सेहत की जानकारी ली और कहा कि ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हों। राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय संत समिति के तत्वावधान में धर्मादेश 2022 का आयोजन किया गया। इस मौके पर देश भर के कई साधु संतों ने धर्मादेश 2022 में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के सुंदवान क्षेत्र में आज अग्निवीर भर्ती रैली निकाली गई। भर्ती में शामिल होने के लिए काफी संख्या में युवा पहुंचे। कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति का आरक्षण 15 से बढ़ाकर 17% कर दिया। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 3% से बढ़ाकर 7% करने का आदेश पारित किया गया। उन्होंने कहा कि अगली विधानसभा में हम इसके लिए एक प्रस्ताव लाएंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि ये मांग काफी लंबे समय से की जा रही थी। इसके लिए नागमोहन दास कमीशन को नियुक्त किया गया था। हमने कानून के अंतर्गत प्रावधानों के साथ साथ सिफारिशों को देखते हुए ये निर्णय लिया है। पंजाब के अमृतसर में किसानों द्वारा अपने खेतों में पराली जलाने की तस्वीरें सामने आई हैं। किसानों का कहना है कि उनके पास भारी मशीनरी खरीदने के लिए पैसा नहीं है और वो पराली जलाने के लिए मजबूर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बौद्ध गुफाओं, मंदिरों, मूर्तियों और पुरातात्विक महत्व की रचनाओं की एक महान विरासत की खोज की गई है। 84 वर्षों के बाद इस खोज में 26 मंदिर, 46 मूर्तियां मिली। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सदर बाजार क्षेत्र में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान 2 गुटों में भिड़ंत हुई। दोनों गुटों ने तोड़फोड़ की। महाराष्ट्र में मुंबई शहर के सीएसएसटी सहित कई क्षेत्रों में आज तेज बारिश हुई।
महाराष्ट्र के थाणे शहर में भारी बारिश हुई। भारी बारिश के कारण थाणे बाजार में सड़कों पर जलभराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ा। झारखंड के दुमका शहर के जरमुंडी थाना क्षेत्र के भालकी गांव में एक तरफा प्यार में एक सनकी युवक ने एक युवती पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। और फिलहाल एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी। आप मिलेंगे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के 2 स्टार्टअप चैंपियन से। कौन सा फसल के लिए कब पानी की बहुत ज़रूरत होती है, ये सब जानकारी अब हम उनको ट्रेनिंग में देते हैं। IoT डिवाइस लगाया, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेजर किया, उसको मेजर किया, फार्मर को बताया कि आज तुमको पंखा चलाना है, आज पंखा नहीं चलाना है। वो सब एडवाइस देते हैं, उससे प्रोड्यूस की क्वालिटी इंक्रीज होती है। किन साधनों को हम चूज करेंगे, आपका मार्केटिंग का पैसा रुपया ना बढ़े लेकिन आपका टॉप लाइन बढ़ता रहे। तेजस्विनी कार्यक्रम में इस हफ्ते हम बात करेंगे कि ऐसे महिलाएं जमीन पर बदलाव भी ला रही हैं, विकास का सपना भी साकार कर रही हैं और साथ ही लोकल टू ग्लोबल का लक्ष्य भी हासिल कर रही हैं। ट्राइबल्स को सपोर्ट करने के लिए, स्मॉल फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए और कंसिस्टेंट क्वालिटी हमारा सक्सेस का मेन रीजन है। कितना चैलेंजेस भी होगी, वी शुड हैव दिस नेवर गिव अप एटीट्यूड चाहिए ममता जी, क्योंकि चैलेंजेस हमारा लाइफ का टेस्टिंग टाइम्स है। जो ग्रामीण कारीगर हैं, हम उनके लिए विदेशी मार्केट और नेशनल मंच के ऊपर और उसकी डिमांड बनाते हैं। हम इनको सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाते हैं। गांव वाली औरतें हमेशा हमसे कहती हैं, आप हमें छोड़ना मत। हमसे 100 गुना ज्यादा दृढ़ता है गांव वाली महिलाओं के पास, और फिर हम कैसे छोड़ दें। देखिएगा तेजस्विनी इस शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें तेज रफ्तार। हरियाणा में इस बार पंचायत चुनाव 2 चरणों में होंगे। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे। सरपंच और पंच के लिए 2 नवंबर को चुनाव होंगे। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डीके शिव कुमार नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए आज दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। ईडी ने शिव कुमार और उनके भाई और सांसद डीके सुरेश को भी कांग्रेस पार्टी के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े कथित धन शोधन मामले में जारी जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए तलब किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन को नोटिस जारी किया है। याचिका में सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई पर रोक के हाईकोर्ट के पूर्ववर्ती आदेश को चुनौती दी गई है। इससे पहले 11 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने सोरेन के खिलाफ लोकपाल के समक्ष कार्रवाई पर रोक लगा दी। शिबू सोरेन के अधिकार क्षेत्र के आधार पर इस मामले में सीबीआई को प्रारंभिक जांच की कार्रवाई और आदेश को चुनौती दी है। बीएसई सेंसेक्स 31 अंक की गिरावट के साथ 58,191 अंक के स्तर पर बंद हुआ। एनएसआई निफ्टी 17.10 अंक की गिरावट के साथ 58,191 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में सोने का भाव 52,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी 311 रुपये की मजबूती के साथ 62,022 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में ग्लोबल एआई समिट एंड अवार्ड के तीसरे संस्करण में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वास्तव में मानव जाति के जीवन को बदल सकता है। वित्त मंत्रालय के विभाग ने 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपए के राजस्व घाटा अनुदान की 7वीं मासिक किस्त जारी की है। 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए 14 राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपए के राजस्व घाटा अनुमान की सिफारिश की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वेब आधारित एंड-टू-एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन दक्ष लॉन्च किया है। इसके द्वारा बैंकों और अन्य गैर बैंकीय वित्तीय सहायताओं की कार्यप्रणाली की निगरानी में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर अपराध की श्रेणी वाले कई कारोबारी नियमों को बदलने का फैसला किया है। साथ ही उन्हें अपराध की श्रेणी से बाहर करने जा रही है। इसके लिए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने की तैयारी में जुटी हुई है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ब्रिकवर्क का लाइसेंस रद्द कर दिया है। सेबी ने ब्रिकवर्क को अप्रैल तक कारोबार समेटने के निर्देश दिए। रेलवे ने 2030 तक अपने हिस्से का कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य तय किया है। रेलवे सभी रूट बिजली से संचालित करने की योजना बना रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने Xiaomi से जब्त किए गए बैंक खातों को संचालित करने के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने यूएस में ब्लू सब्सक्राइबर्स के लिए ट्वीट एडिट फीचर को रिलीज करना शुरू कर दिया है। इस बार का शांति पुरस्कार 2022 बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बियालित्स्की और रूस के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को संयुक्त रूप से दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कारों की घोषणा करते हुए बेरिट रेज एंडरसन ने कहा कि इस वर्ष शांति का नोबेल पाने वालों ने अपने देश में नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। 47 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चीन में उइगर मुस्लिमों की स्थिति पर अमेरिका द्वारा किया गया प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने श्रीलंका के संबंध में आए प्रस्ताव को स्वीकार किया है। इसमें श्रीलंका में रहने वाले तमिलों के कल्याण के कार्यक्रम को बढ़ावा देने, जवाबदेही तय करने और मानवाधिकारों के पालन का प्रावधान है। भारत ने इस प्रस्ताव से संबंधित मतदान में हिस्सा नहीं लिया। 47 सदस्यों वाली परिषद में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत 20 सदस्य देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया, जबकि चीन और पाकिस्तान सहित 7 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में मत दिया। मतदान से पूर्व हुई चर्चा में भारत ने श्रीलंका सरकार से तमिलों के कल्याण के लिए पूर्व में किए गए वादों को पूरा करने का अनुरोध किया। डोमिनियन गणराज्य ने गुरुवार को लैटिन अमेरिकी यात्रियों को ले जा रही एक बस के ओवरटेक करते समय पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 48 लोग घायल हो गए। इंडोनेशिया में बाढ़ का कहर जारी है। राजधानी जकार्ता में अचानक आई इस बाढ़ से वहां पर स्थित एक स्कूल की दीवार गिर गई, जिसमें 3 बच्चों के दबने से मौत हो गई। इंडोनेशिया में जकार्ता और आसपास के शहरों में बाढ़ के चलते अब तक कम से कम 67 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस पर बीते गुरुवार को प्राग में यूरोपीय नेताओं के साथ हुई अनौपचारिक बैठक के दौरान जापोरिजिया पर डबल ट्रैप स्ट्राइक करने का आरोप लगाया। वहीं रूस ने जापोरिजिया की घटनाओं को लेकर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। जापोरिजिया यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों में से एक है जिन पर हाल ही में रूस ने कब्जा किया है, जिस पर यूक्रेन का कहना है कि वो अपने क्षेत्रों पर बलपूर्वक किए गए अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं करेगा। यूरोप के 44 देशों के नेताओं ने बृहस्पतिवार को चेक गणराज्य के प्राग में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी सम्मेलन में यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। सम्मेलन में यूरोपीय देशों के नेताओं ने ऊर्जा संकट समेत कई मामलों के समाधान पर चर्चा की। इन सभी देशों ने एक स्वर में यूक्रेन पर रूसी हमले के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंधों के 8वें बैच को अंतिम मंजूरी दी है। यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने घोषणा की है कि यूरोपीय देश रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को और अधिक सैन्य उपकरण भेजेंगे। गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में शुक्रवार को एक्वेटिक्स में स्प्रिंग बोर्ड इवेंट में महाराष्ट्र की मेधाली रेडकर ने स्वर्ण पदक जीता। गुजरात की आशाना चेओली ने रजत पदक जीता। वहीं महाराष्ट्र की ऋतिका श्रीराम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। तैराकी में केरल के साजन प्रकाश ने शुक्रवार को 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। उन्होंने पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा में गोल्ड अपने नाम किया। वहीं साजन प्रकाश का दिन का दूसरा गोल्ड 200 मीटर मेडले इवेंट में आया। महिलाओं की 200 मीटर मेडले इवेंट में कर्नाटक की हष्का रामचंद्रा ने गोल्ड पर कब्जा किया। कर्नाटक की ही मानवी वर्मा ने इस स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया, जबकि कांस्य पदक पर गोवा की शरुंगी बांदेकर ने हिस्से में आई। महिलाओं की 50 मीटर बैक स्ट्रोक इवेंट में गुजरात की माना पटेल ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कर्नाटक की रिधिमा के नाम रजत पदक रहा, जबकि कांस्य पदक बंगाल की साग्निक रॉय के नाम रहा। पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक इवेंट में कर्नाटक के श्रीहरि नटराज ने बाजी मारते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सर्विसेज के विनायक ने रजत पदक पर कब्जा जमाया। कर्नाटक के शिवाने के हिस्से में कांस्य पदक आया। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश की महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में अपना स्थान बना लिया है। खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में मध्य प्रदेश ने उड़ीसा को 4-2 से हराया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। महिला हॉकी के दूसरे क्वार्टर फाइनल में हरियाणा की टीम ने कर्नाटक को हरा दिया। एक तरफा मैच में हरियाणा की टीम ने कर्नाटक को 6-0 के बड़े अंतर से मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। बांग्लादेश के सिलहट में खेले जा रहे महिला एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को 13 रन से हरा दिया। इंडिया के विजयी अभियान को रोक दिया गया है। पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 137 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 124 रन बना पाई। पाकिस्तान की ओर से निदा डार ने अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने 3 व पूजा वस्त्राकर ने 2 विकेट चटकाए। बल्लेबाजी में भारत की ओर से ऋचा घोष ने सर्वाधिक 26 रन बनाए। अर्जेंटीना के कप्तान और दुनिया के दिग्गज फुटबॉलर्स में शामिल लियोनेल मेसी ने ऐलान किया है कि इस साल कतर में होने वाले फीफा विश्व कप उनका आखिरी विश्व कप साबित होगा। 35 वर्षीय मेसी अर्जेंटीना के लिए 4 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। 2022 में होने वाला वर्ल्ड कप उनका 5वां फीफा वर्ल्ड कप होगा। मेसी ने अर्जेंटीना के सीनियर टीम के लिए 2005 में डेब्यू किया था और अब तक 164 मैचों में 90 गोल कर चुके हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड की सरजमी पर टी20 ट्राई सीरीज में बांग्लादेश को पहले मैच में 21 रन से हरा दिया। विकेटकीपर ओपनर मोहम्मद रिजवान ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। पाकिस्तान की ओर से रखे गए 168 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 146 रन बना सकी। बांग्लादेश की ओर से यासिर अली ने 21 गेंदों पर नाबाद 42 रन की पारी खेली। ब्रिस्बेन में खेले गए दूसरे और आखिरी टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 31 रन से हराकर सीरीज को 2-1 से जीत लिया है। मेजबान टीम ने पहले खेलते हुए डेविड वार्नर के अर्धशतक की मदद से 7 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज 8 विकेट खोकर 147 रन बना सकी। कैरिबियाई टीम से जॉनसन चार्ल्स ने सर्वाधिक 29 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। फिल्मों को लेकर टेलीविजन तक में अपने शानदार अभिनय से सबका दिल जीत चुके अभिनेता अरुण बाली का 79 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। बाली ने अपने करियर की शुरुआत 90 के दशक में की थी। वो राजू बन गया जेंटलमैन, खलनायक, जब वी मेट, फूल बने अंगारे, फूल और अंगारे, लगे रहो मुन्ना भाई और OMG यानी ओ माय गॉड जैसी कई फिल्में कर चुके हैं। प्रदीप पांडे, चिंटू और काजल राघवानी स्टारर फिल्म चलते चलते का शानदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा की फिल्म अकेली का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है। अक्षय कुमार की आगामी फिल्म राम सेतु का नया पोस्टर जारी किया गया है। SS राजामौली और उनकी टीम ने ऑस्कर अवार्ड के लिए 15 बड़ी कैटेगरी में RRR को नॉमिनेट करने के लिए पोस्टर जारी किया है, जिसमें कहा गया है फॉर योर कंसिडरेशन। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।